नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज हम एक विषय लेकर आए हैं। वो यूपी लेखपाल एग्जाम के तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी जी के उत्तर प्रदेश का भौगोलिक अध्ययन क्या है, ज्योग्राफी ऑफ यूपी क्या है। मेरा नाम है अभिषेक और मैं ये क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही कम समय में आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। कोई फालतू की बकवास नहीं, कोई समय की बर्बादी नहीं, टू द पॉइंट सारी चीजें आपकी रहने वाली हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवस्थिति एवं भौगोलिक पहचान की। यूपी की भौगोलिक पहचान क्या है उसको समझते हैं। अक्षांश एवं देशांतर विस्तार क्या है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। प्रदेश का कुल अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री 36 मिनट है। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। प्रदेश का कुल देशांतरीय विस्तार 60 डिग्री 09 मिनट है। ध्यान रखिएगा, अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री 36 मिनट और देशांतरीय विस्तार 60 डिग्री 09 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि नैनी और मिर्जापुर से गुजरती है। राज्य के आकार की अगर बात की जाए तो ये लंबवत है, वर्टिकल। पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। कितनी है? 240 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल एवं स्थान की, एरिया और रैंक की। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। क्षेत्रफल के बड़े राज्यों के अगर क्रम की बात की जाए तो राजस्थान प्रथम पर, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पे आता है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर भारत का प्रथम राज्य है। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है, जिसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के घटते क्रम में जिलों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आएगा लखीमपुर खीरी, उसके बाद आएगा सोनभद्र, फिर आएगा हरदोई और अंत में आएगा सीतापुर। ये पहले 4 जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में। अब हम बात करेंगे सीमावर्ती राज्यों की। बाउंड्री स्टेट्स कौन कौन से हैं जिनकी सीमाएं यूपी से लगती हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 9 राज्यों से लगती है, जिसमें 8 राज्य हैं पूर्ण राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा लगती है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सीमा लगती है। सोनभद्र जिला 4 राज्यों से सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये देश का इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। ललितपुर जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, जबकि सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है और सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और यह लगभग 579 किलोमीटर लंबी है। नेपाल से सटे 7 जिले हैं यूपी के, उनमें से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत आते हैं। दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। सहारनपुर की सीमा 3 राज्यों से लगती है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। आगरा की सीमा मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगती है। मथुरा की सीमा राजस्थान और हरियाणा से लगती है। गौतम बुद्ध नगर की सीमा दिल्ली और हरियाणा से लगती है। सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। केवल एक जिले
झांसी की सीमा ललितपुर को स्पर्श करती है। तो ललितपुर की सीमा केवल झांसी से लगती है। अब हम बात करेंगे यूपी के भौतिक प्रदेश की, फिजियोग्राफिक डिवीजन्स की। भावर एवं तराई क्षेत्र के यूपी का भौतिक डिवीजन है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः तीन भौगोलिक भौतिक विभागों में बांटा गया है। सबसे उत्तरी भाग को भावर और तराई क्षेत्र कहा जाता है। भावर क्षेत्र में नदियां कंकड़ पत्थरों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं। भावर क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर से कुशीनगर तक है। तराई क्षेत्र भावर के दक्षिण में स्थित दलदली और नम क्षेत्र है। तराई क्षेत्र में गन्ना और धान की खेती अधिक होती है। तराई क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिए कम लाभदायक मानी जाती है, मच्छर व बीमारी के कारण। गोरखपुर इसी तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भावर क्षेत्र में कृषि कार्य कठिन होता है। तराई क्षेत्र में महीन अवसादों का निक्षेपण होता है। अब हम बात करेंगे गंगा के मैदान की, गंगा प्लेन्स की। यह प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ और विस्तृत भाग है। इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। इसे तीन भागों में बांटा गया है: ऊपरी गंगा, मध्य और निचली गंगा मैदान। ऊपरी गंगा मैदान की सीमा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र ऊपरी गंगा मैदान का हिस्सा है। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र को कहते हैं जहां बाढ़ का पानी पहुंचता है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र को कहते हैं जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। खादर मिट्टी में उर्वरा शक्ति बांगर की तुलना में अधिक होती है। बांगर क्षेत्रों में कंकड़ पाए जाते हैं जिन्हें कंकड़ कहा जाता है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या इसी मैदानी भाग में निवास करती है। मैदानी भाग की ढाल उत्तरी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश मध्य गंगा मैदान के अंतर्गत आता है। मैदानी भाग की ऊंचाई समुद्र तल से औसतन 60 से 300 मीटर है। बीहड़ का निर्माण चंबल और यमुना नदियों के अवनालिका अपरदन से हुआ है। मैदानी क्षेत्र में मुख्य फसलें गेहूं, चावल, गन्ना और आलू हैं। अब हम बात करेंगे दक्षिणी पठारी भाग की, साउदर्न प्लेट्यू की। तो यह क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत का ही उत्तरी विस्तार है। इसे बुंदेलखंड और मघेलखंड के पठार के रूप में जाना जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 45,200 वर्ग किलोमीटर है। बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले आते हैं: झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा और ललितपुर। इस क्षेत्र की मुख्य नदियां चंबल, बेतवा, केन और सोन हैं। पठारी भाग की औसत ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है। कैमूर श्रृंखला बुंदेलखंड और बघेलखंड को अलग करती है। इस क्षेत्र में लाल मिट्टी की प्रधानता है। यहाँ की मुख्य फसलें दलहन और तिलहन है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार मिर्जापुर और सोनभद्र में है। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियां मिर्जापुर और सोनभद्र के दक्षिणी भाग में हैं। सोनाकर और कैमूर पहाड़ियां इसी पठारी भाग का हिस्सा हैं। यहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है जिससे यह सूखा प्रभावित रहता है। पवन अपर्दन, विंड इरोजन यहाँ गर्मियों में अधिक होता है। जीवाश्म सोनभद्र के सलखन में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे भूगठन एवं भूविज्ञान की, जियोलॉजी की, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दक्षिण का पठारी भाग आर्कियन युग की चट्टानों से निर्मित है। बुंदेलखंड नीज दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। बिंद क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर और डोलोमाइट मिलता है। गंगा का मैदान एक अग्रगर्त है जो टेथिस सागर के अवसादों से भरा है। तराई क्षेत्र में टर्शियरी युग के अवसाद पाए जाते हैं। सोनभद्र में कोयला गोंडवाना चट्टानों के भंडार वाला है। भूकंपीय जोन की दृष्टि से यूपी जोन 2, 3 और 4 में आता है। सहारनपुर और मेरठ भूकंप जोन 4 अधिक खतरे में आता है। तो आप इस तरह से ध्यान रखिए, जितना दिल्ली की तरफ है, हिमालय की तरफ जो हिस्से हैं वो ज्यादा खतरे में हैं। पश्चिमी यूपी भूकंप के प्रति अधिक संवेदनशील है। ललितपुर में यूरेनियम और तांबे के सीमित भंडार हैं। हमीरपुर में ग्रेफाइट और जिप्सम पाया जाता है। मिर्जापुर बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। झांसी में डायस्पोर खनिज पाया जाता है। बांदा में हीरा, कालंजिर क्षेत्र के अल्प निक्षेप में
मिले हैं। अब हम बात करेंगे नदियां एवं अपवाह तंत्र की, ड्रेनेज सिस्टम की। गंगा नदी तंत्र की अगर बात करें तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। यूपी में गंगा की लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है और भारत में कुल गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा यूपी में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। गंगा यूपी के बलिया जिले से बाहर निकलकर बिहार जाती है। गंगा नदी यूपी के 28 जिलों में होकर बहती है। कानपुर गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। रामगंगा कन्नौज के पास गंगा में बाईं ओर से मिलती है। गोमती नदी गाजीपुर कैथी के पास गंगा में मिलती है। वाराणसी, वरुणा और अस्सी नदियों के बीच गंगा तट पर स्थित है। अब हम बात करेंगे यमुना नदी तंत्र की। यमुना नदी यूपी में सहारनपुर, फैजाबाद स्थान से प्रवेश करती है। यमुना 19 जिलों से होकर बहती है। यह प्रयागराज में गंगा से मिलती है। चंबल नदी इटावा के पास यमुना में मिलती है। बेतवा नदी हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। केन नदी बांदा, भोजहा के पास यमुना में मिलती है। हिंडन नदी नोएडा के पास यमुना में मिलती है। यमुना नदी प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। मथुरा और आगरा यमुना के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। यमुना और चंबल का क्षेत्र अवनालिका अपरदन से ग्रसित है। अन्य नदियों की अगर बात की जाए तो गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत की फुलहर झील मैदानी क्षेत्र से होता है। लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर गोमती के किनारे बसे हैं। घाघरा सरयू नदी लखीमपुर और बहराइच की सीमा बनाती है। अयोध्या सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित है। घाघरा नदी देवरिया बरहज के पास राप्ती से मिलती है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। राप्ती नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता था। शारदा यानी कि काली नदी पीलीभीत से यूपी में प्रवेश करती है। सोन नदी सोनभद्र से बहती है और बिहार में गंगा से मिलती है। सोन की प्रमुख सहायक नदी रिहंद है। टोंस नदी प्रयागराज सिरसा के पास गंगा में मिलती है। हिंडन यमुना की सहायक नदी है जो गाजियाबाद में बहती है। कर्मनासा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। यह यूपी बिहार सीमा बनाती है। चंबल नदी अपने बीहड़ों और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। वेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है और ये प्रदूषण रहित होने के लिए। अब हम बात करेंगे सिंचाई व्यवस्था, इरिगेशन सिस्टम ऑफ यूपी की। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है, लगभग 75%। नलकूप के बाद सिंचाई का दूसरा प्रमुख स्रोत नहरें हैं, लगभग 15%। कुओं द्वारा सिंचाई का प्रतिशत लगभग 8 से 9% है। तालाबों और झीलों द्वारा सिंचाई बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिक होती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। शारदा नहर का उद्गम बनवासा उत्तराखंड नेपाल सीमा से होता है। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम हरिद्वार से होता है। निचली गंगा नहर का उद्गम नरोरा बुलंदशहर से होता है। पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर शाहजहां द्वारा निर्मित, अंग्रेजों द्वारा सुधारी गई है। पूर्वी यमुना नहर का उद्गम फैजाबाद सहारनपुर से होता है। आगरा नहर का उद्गम ओखला दिल्ली के पास यमुना से होता है। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर झांसी में स्थित है। माता टीला से गुरसराय और मंदर नहरें निकाली गई हैं। राजघाट बांध परियोजना यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है बेतवा नदी पर। रिहंद बांध गोविंद बल्लभ पंत सोनभद्र में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर एमपी यूपी बिहार में स्थित है। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर सहारनपुर में है और 5 राज्यों की यह परियोजना है। वाण सागर परियोजना 3 राज्यों की परियोजना है, एमपी यूपी और बिहार की। अर्जुन बांध हमीरपुर जिले में अर्जुन नदी पर है। लवकुश बैराज पेयजल परियोजना कानपुर में गंगा नदी पर बनाई गई है, जिसे गंगा बैराज के नाम से भी जाना जाता है। गोकुल बैराज मथुरा में यमुना नदी पर पेयजल के लिए है। सरयू नहर परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गई है। केन वेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड को लाभ होगा। सर्वाधिक नलकूपों की सघनता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है।
अब हम बात करेंगे जलवायु एवं मौसम की, क्लाइमेट की। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार यहाँ CWG प्रकार की जलवायु है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं: ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक होती है। प्रदेश का सबसे गर्म महीना जून होता है। सर्वाधिक औसत तापमान बुंदेलखंड क्षेत्र, आगरा, झांसी में दर्ज किया जाता है। मई जून में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर में होती है। प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है, 54.4 सेंटीमीटर लगभग। वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक होती है, लास्ट सितंबर आप बोल सकते हैं। सर्वाधिक बरसात दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घट जाती है। शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो यूपी में शीत ऋतु में वर्षा होती है वो किस कारण होती है, तो उसका मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ होता है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी की फसल गेहूं के लिए लाभदायक होती है। प्रदेश का सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है। तराई क्षेत्र में आर्द्रता ह्यूमिडिटी सर्वाधिक रहती है। बुंदेलखंड में सूखा पड़ने की संभावना सर्वाधिक रहती है। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है। मानसून प्रत्यावर्तन लौटता मानसून का काल अक्टूबर नवंबर है। झांसी और आगरा में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यहाँ पर लौटते मानसून का जो टाइम है वो सितंबर से अक्टूबर आपका होता है, नवंबर नहीं, ये गलत लिखा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बरेली और रायबरेली में समशीतोष्ण प्रभाव अधिक होता दिखता है। शीतकाल में न्यूनतम तापमान उत्तर पश्चिमी जिलों में होता है। प्रदेश का लगभग 83% वर्षा जून से सितंबर के बीच में होती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। अब हम बात करेंगे यूपी की मिट्टी एवं कृषि भूगोल की, सॉइल और एग्रीकल्चर की। मिट्टी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ कहा जाता है। बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मिट्टी, परवा और राकर मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी रेगुर के नाम से भी जानी जाती है। पश्चिमी जिलों और बुंदेलखंड में करेल नाम से जानी जाती है। भूड या भूर मिट्टी गंगा यमुना के तटों पर पाई जाने वाली बलुई मिट्टी है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेहे या कल्लर कहते हैं। मिट्टी अपर्दन में जल अपर्दन तराई पूर्वी और वायु अपर्दन पश्चिमी प्रमुख है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन देखने को मिलता है, मथुरा और आगरा जैसे जिलों में, और तराई और पूर्वी प्रदेशों में जल अपर्दन देखने को मिलता है। अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला इटावा है, जो चंबल और यमुना नदी के अपर्दन का सबसे प्रभावित इलाका है। परत अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है, सीट इरोजन। अब हम बात करेंगे यूपी के कृषि की। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 59.3% कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान राजस्थान के साथ प्रतिस्पर्धात्मक प्राय प्रथम द्वितीय रहता है। 2025 डाटा के अनुसार यूपी शीर्ष पर है। चावल धान उत्पादन में यूपी का स्थान पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा है। बाजरा उत्पादन में यूपी दूसरे स्थान पर है, राजस्थान प्रथम पर है। मक्का उत्पादन में यूपी का महत्वपूर्ण स्थान बहराइच और गोंडा है। अफीम की खेती मुख्य रूप से बाराबंकी और गाजीपुर में होती है। गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री स्थित है। प्रतापगढ़ जिला आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मलिहाबाद, लखनऊ दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर और मेरठ क्षेत्र में आम निर्यात क्षेत्र एक्सपोर्ट जोन है। अमरूद के लिए प्रयागराज, इलाहाबाद प्रसिद्ध है। महोबा पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है।
कन्नौज इत्र और पुष्प की खेती के लिए जाना जाता है। काला नमक चावल बुद्ध का महाप्रसाद सिद्धार्थनगर का ओडीओपी उत्पाद है। केला उत्पादन के लिए गोरखपुर और कौशाम्बी प्रसिद्ध है। लीची उत्पादन सहारनपुर और मेरठ में होता है। हल्दी और अदरक की खेती बुंदेलखंड में बढ़ाई जा रही है। किसान बही योजना 1992 में शुरू की गई थी। किसान मित्र योजना 2001 में शुरू की गई थी। चकबंदी योजना 1954 कैराना और मुसाफिर खाना तहसीलों से शुरू हुई थी। सबसे पुरानी कृषि यूनिवर्सिटी पंतनगर अब उत्तराखंड में थी। यूपी में अब चंद्रशेखर आजाद कानपुर प्रमुख है। झांसी में चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान स्थित है। लखनऊ में गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR स्थित है। शाहजहांपुर में गन्ना शोध परिषद काउंसिल है। वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIBR स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मऊ में भारतीय बीज विज्ञान संस्थान है। दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कानपुर में स्थित है। कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है। अब हम बात करेंगे यूपी से जुड़े हुए विविध तथ्यों की। तो प्रदेश में 3 प्रमुख फसल ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की बुवाई अक्टूबर दिसंबर में होती है, गेहूं, जौ, चना। खरीफ की बुवाई जून जुलाई में होती है, धान, मक्का, बाजरा। जायद की बुवाई मार्च अप्रैल में होती है, ककड़ी, तरबूज। मेथा ऑयल उत्पादन में यूपी का देश में प्रथम 90% स्थान है। बाराबंकी मेथा ऑयल का गढ़ माना जाता है। पुष्प नीलामी केंद्र नोएडा में स्थापित है। फूड पार्क अमेठी और रायबरेली में विकसित किए गए हैं। जैव उर्वरक परियोजना गाजियाबाद में स्थित है। रेशम उत्पादन में वाराणसी और मिर्जापुर आगे हैं। ललितपुर में अदरक और सोयाबीन की खेती भी होती है। संतरा उत्पादन में सहारनपुर में आगे होता है। आलू निर्यात जोन आगरा में ताज ब्रांड से होता है। आम निर्यात जोन लखनऊ नवाब ब्रांड से होता है। यूपी में सकल सिंचित क्षेत्र शुद्ध सिंचित क्षेत्र से अधिक है। गंगा के कटान को रोकने के लिए नमामि गंगे के तहत वृक्षारोपण किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना 1999-2000 में शुरू हुई। आम आदमी बीमा योजना 2008 में शुरू हुई। परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक खेती को बढ़ावा देती है। हमीरपुर को जैविक खेती हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरसों उत्पादन में यूपी का स्थान मध्य प्रदेश के बाद प्रमुख है। चना उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र हमीरपुर बांदा में सर्वाधिक होता है। अरहर उत्पादन में हमीरपुर और फतेहपुर अग्रणी है। तंबाकू की खेती कासगंज और फर्रुखाबाद में की जाती है। इटावा में फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर्बल गार्डन योजना के तहत औषधीय पौधों को बढ़ावा दिया जा रहा है। गोकुल पुरस्कार दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नंद बाबा दुग्ध मिशन देसी गायों के नस्ल सुधार के लिए है। यूपी की नई कृषि नीति का लक्ष्य 5.1% विकास दर प्राप्त करना है। एग्रो पार्क वाराणसी और बाराबंकी में प्रस्तावित निर्माणाधीन है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।